मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में ये सब करते हुए। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग दुनिया वालों को, और क्या कहेंगे सबको कि इस उम्र में मेरी सास माँ बनने वाली है, और वो भी किसके बच्चे की क्या पता। मुझे माँ बने अभी 1 ही साल हुआ है। जहाँ बेटे बहू के बच्चे पालने की उम्र है आपकी, वहाँ आप अपना बच्चा लेकर घूमेंगी। अब शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है, और अगर ये बात आपके बेटे आलोक को पता चल गई तो आप सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा आपका। सलोनी अपनी सास विमला जी से बोली। विमला जी, जिनके पास कहने को शब्द नहीं थे, खामोशी से अपनी बहू की बातें सुने जा रही थी। अंत में वो सिर्फ इतना बोली कि बहू, आलोक को अभी कुछ मत बताना। सलोनी बोली, हाँ देखा कैसे बेटे के नाम से हवाइयां उड़ रही हैं आपकी। जब ये कुकर्म किया तब बेटे बहू की याद नहीं आई आपको, जो अब सबके सामने ये बात खुलने का डर सता रहा है। मैं तो आलोक को ये बात बताकर रहूंगी। आने दीजिए, अभी कमरे में जाकर सब बताती हूँ उनको। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है आप इस उम्र में। विमला जी फपक फपक कर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारे में। हंसता खेलता परिवार था विमला जी का। विमला जी जब केवल 17 बरस की थी, उनकी शादी उनसे 2 साल बड़े चंद्रशेखर जी से हो गई थी। चंद्रशेखर जी तब अध्यापक बनने के लिए बीएड की परीक्षा दे रहे थे, और 2 साल बाद उनका ये सपना पूरा हुआ। अब चंद्रशेखर जी सरकारी स्कूल में अध्यापक बन चुके थे। विमला जी केवल 19 वर्ष की थी जब उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने आलोक और सीमा रखा। विमला जी अब अपने घर परिवार में पूरी तरह रच बस गई थी। अपना घर परिवार और बच्चे संभालती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण उनमें पहले इतनी समझ नहीं थी, मगर वक्त के साथ साथ वे सब कुछ सीख गई थी। वक्त के साथ हालातों ने अजीब करवट ली, और एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में चंद्रशेखर जी की मौत हो गई। उसके बाद घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले विमला जी पर आ गई। विमला जी के सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते थे। सास ससुर और अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विमला जी ने अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया, मगर अचार पापड़ के काम से भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। विमला जी के पड़ोस में रहने वाली सुनीता भाभी के पति एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, जहां एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो डिलीवरी वाली माओं की देखभाल कर सके। जब सुनीता भाभी ने ये बात विमला जी को बताई तो विमला जी इस नौकरी के लिए तुरंत तैयार हो गई, और अब विमला जी अपना घर परिवार संभालने के साथ साथ हॉस्पिटल में नौकरी पर भी जाने लगी थी, ताकि वे अपने घर का खर्च निकाल पाए। शनिवार और रविवार हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दी जाती थी। तब विमला जी ऑर्डर लिए हुए अचार पापड़ तैयार करती। विमला जी का एक बेटा आलोक और एक बेटी सीमा थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और अपने सास ससुर की दवाइयों का खर्च विमला जी नौकरी करके पूरा कर रही थी। मगर विमला जी की सास रूपमती जी को विमला जी का हॉस्पिटल जाकर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआती दौर में तो वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि रूपमती जी और उनके पति कमलेश जी की दवाइयों का खर्च भी तो विमला जी ही उठा रही थी। रूपमती जी मौका तलाशती रहती कि कब बहू कुछ ऐसी गलती करे कि उन्हें बहू को टोकने का मौका मिल सके। एक दिन पड़ोस वाली सुनीता भाभी के पति राजेश जी हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी स्कूटी से घर से निकले ही थे कि उन्हें विमला जी भी घर से निकलते नजर आई। क्योंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, इसलिए विमला जी को देखते ही वे बोले, भाभी जी आइए, मेरी स्कूटी पर बैठ जाइए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। विमला जी बेचारी आज पहले से वैसे ही लेट हो चुकी थी। उन्होंने भी राजेश जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, और वे राजेश जी के पीछे स्कूटी पर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उन्हें उनकी मौसी सास कलावती जी ने देख लिया। कलावती जी ने तुरंत अपनी बहन रूपमती को फोन किया और बोली, रूपमती जरा अपनी बहू पर लगाम रखो, भरी जवानी में विधवा हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि पति के मरने के बाद गुलछर्रे उड़ाए। रूपमती जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। कलावती जी ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया और बोली, आज मेरी तरह ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारी बहू को पड़ोस वाले राजेश के साथ देखा होगा। इससे पहले की जग हंसाई हो, रोक लो उसे। आज शाम जब विमला जी नौकरी से वापस लौटी तो रूपमती जी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें, क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली हो। विमला जी बोली, माँ जी क्या हो गया, मैंने क्या किया। रूपमती जी बोली, बहू तुम हमारा खर्च पूरा करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाओगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे।
तुम पड़ोस वाले राजेश के साथ चक्कर भी चला रही हो और नौकरी भी कर रही हो। तुम्हारे तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मेरे बेटे चंद्रशेखर को मरे अभी 6 महीने ही हुए हैं और तुमने दूसरे आदमियों पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया। विमला जी बोली, माँ जी, ये कैसा संगीन आरोप लगा रही हैं आप मुझ पर। मैं ये नौकरी अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रही हूँ, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। आज राजेश जी मुझे रास्ते में मिल गए थे, वो हॉस्पिटल ही जा रहे थे, इसलिए मैं भी उनकी स्कूटी पर बैठकर चली गई थी। इसका अगर कोई गलत मतलब निकालेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है। रूपमती जी बोली, गलती तो हमारी है बहू कि हम तुम्हें नौकरी करने दे रहे हैं। आज से तुम कोई नौकरी वोकरी पर नहीं जाओगी और घर पर ही रहकर काम करोगी। विमला जी बोली, घर पर रहकर आपकी दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कहां से लाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी ताकि हमारा नाम खराब ना हो। विमला जी बोली, मैं आई हुई नौकरी ऐसे हाथ से नहीं जाने दे सकती माँ जी। मुझे मेरे बच्चों का खर्चा भी निकालना है, उनका भविष्य संवारना है। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। और रूपमती जी से बगावत करके विमला जी ने अपनी नौकरी जारी रखी, जिस कारण अब सास बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन अचानक रूपमती जी के पति कैलाश जी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी बाईपास सर्जरी हुई, जिसका पूरा खर्च कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए हुआ और तब ये सारा खर्च विमला जी ने उठाया। विमला जी ने अपनी नौकरी से और अचार पापड़ बेचकर जो भी पैसे जमा किए थे वो सारे उनके ससुर जी की बीमारी में खर्च हो गए। तब जाकर रूपमती जी को अपनी बहू विमला जी की कद्र हुई और उन्होंने विमला जी से माफी भी मांगी। रूपमती जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, जबकि अगर आज तुम ना होती तो तुम्हारे ससुर जी की जान भी ना बच पाती। विमला जी अब भी पहले की तरह रोज नौकरी पर जाती। धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उम्र के ढलते ढलते विमला जी के सास ससुर का भी निधन हो चला था। आलोक और सीमा भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे, इसलिए अब उन्होंने विमला जी को घर पर रहकर आराम करने को कह दिया था। विमला जी भी इतने सालों की भागदौड़ करके थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी अपने बच्चों की सलाह मान ली। अब सीमा के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उन्हीं में से एक रिश्ता पसंद आ जाने पर सीमा का भी ब्याह हो गया। अब विमला जी आलोक को भी शादी के लिए मनाने लगी, क्योंकि आलोक अभी शादी नहीं करना चाहता था। आलोक के लिए लड़की देखने का जिम्मा आलोक की बुआ सुधा जी ने ले लिया और वो आलोक और विमला जी को लड़कियां दिखाने लगी। एक बार बुआ जी आलोक के लिए सलोनी का रिश्ता लेकर आई। सलोनी बुआ जी के देवर की बेटी थी। सलोनी नौकरी करती थी और घर भी अच्छे से संभाल लेती थी। बुआ जी ने सलोनी की इतनी तारीफ की कि विमला जी ने लड़की की ज्यादा खोज खबर निकालना जरूरी नहीं समझा। आलोक अब भी शादी के लिए तैयार ना था, मगर बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, आलोक मेरी भतीजी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वो तो मैंने मेरे देवर के घर वालों को तेरी फोटो दिखा दी तो उन लोगों ने तुझे पसंद कर लिया और अब तू है कितना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहता है। वैसे तो कभी विमला जी और सुधा जी की कभी बनी नहीं थी, मगर आज सामने से सुधा जी इस रिश्ते के लिए इतना जोर दे रही थी कि विमला जी भी आलोक से बोली, आलोक बुआ जी सही कह रही है, लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली है, घर का कामकाज भी जानती है, और क्या चाहिए हमें। बुआ जी ने भी सलोनी के बहुत गुणगान गाए, इसलिए आलोक और विमला जी ने इस रिश्ते पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। आलोक जो अब तक ना नुकुर कर रहा था, अपनी मां और बुआ जी के सामने हथियार डाल चुका था। थोड़े दिनों बाद धूमधाम से सलोनी और आलोक की शादी हो गई। शुरुआती दिन अच्छे से कट ही रहे थे कि आलोक बोला, सलोनी अब तुम्हें नौकरी वापस ज्वाइन करनी है तो तुम कर सकती हो। सलोनी बोली, आलोक मैं अब नौकरी नहीं करूंगी, मैं तो बस शादी करके घर में ही रहना चाहती थी। नौकरी तो बस इसलिए ही करती थी क्योंकि आजकल लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि उनको पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू मिले। आलोक बोला, तुम पढ़ी लिखी हो सलोनी, तो तुम घर पर क्यों बैठना चाहती हो? 2 पैसे कमाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी कहलाओगी और घर खर्च में भी मेरी मदद कर पाओगी। सलोनी गुस्से में बोली, मैंने शादी घर खर्च में तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं की, समझे? मैं तो घर पर रानी बनकर रहूंगी। मेरा पहले से ख्वाब था कि मैं घर और बाहर का कुछ काम ना करूं और सिर्फ रानी बनकर घर पर राज करूं। विमला जी भी बेटे बहू का संवाद सुन रही थी, क्योंकि आलोक और सलोनी की आवाज बहुत तेज आ रही थी। आलोक बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो,
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सलोनी बोली, यही कि घर का काम तो तुम्हारी माँ कर लेती है और बाहर नौकरी का काम तुम कर लेते हो। मैं तो रानी बनकर आराम करूंगी यहाँ। सलोनी की ये बचकानी बातें सुन आलोक हक्का बक्का रह गया। कुछ दिन तो उसने सोचा कि शायद सलोनी धीरे धीरे परिवार में रचने बसने लग जाएगी। अभी नई नई ही तो शादी हुई है। मगर ये क्या, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे सलोनी की ज्यादतियां भी बढ़ती जा रही थी। सलोनी घर का कुछ काम नहीं करती, यहाँ तक कि खाना खाकर अपनी थाली तक खुद से नहीं उठाती थी। विमला जी घर का सारा काम चुपचाप कर लेती, क्योंकि सलोनी गुस्से की बहुत तेज थी। एक बार विमला जी ने उससे सिर्फ इतना भर कहा था कि सलोनी, खाना खाकर अपनी थाली तो खुद उठा लिया करो। इस बात पर सलोनी ने इतना हंगामा किया था कि अब विमला जी उसे एक शब्द तक नहीं बोलती थी। हद तो तब हो गई जब रोज रात सलोनी आलोक से भी झगड़ा करती। कभी कहती उसे सोने का हार चाहिए, तो कभी कहती कल के कल मुझे घुमाने ले चलो। आलोक बेचारा अकेला घर खर्च निकालने वाला आदमी था। ऑफिस से आए दिन वो छुट्टी भी तो नहीं ले सकता था। वो सलोनी की हरकतों से तंग आने लगा था। मगर थोड़े ही दिनों में सलोनी ने खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है। आलोक और विमला जी खुश हो गए और सोचने लगे कि शायद अब वक्त के साथ सलोनी भी सुधर जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 महीने बाद सलोनी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव ना था। वो अभी आलोक और विमला जी की कोई इज्जत नहीं करती थी। एक दिन आलोक विमला जी से बोला, माँ, बुआजी ने हमसे ना जाने किस जन्म का बदला लिया है, जो उनकी ऐसी भतीजी को उन्होंने हमारे साथ मर दिया। विमला जी को भी मन में अब तक यही लग रहा था कि शायद उनकी ननद सुधा जी ने जानबूझकर इस झगड़ालू लड़की को हमारे माथे मर दिया था। और लगना वाजिब भी था, क्योंकि सुधा जी ने विमला जी का आज तक कभी अच्छा नहीं चाहा था। हमेशा एक ननद वाला रौद्र रूप दिखाती थी सुधा जी। मगर इस बार ना जाने विमला जी कैसे उनकी बातों में आ गई। खैर, इसे ही अपनी किस्मत मान दोनों माँ बेटा जी रहे थे बस। वो कहते हैं ना, एक परेशानी जब आती है तो वो परेशानियों का पहाड़ लेकर आती है। अभी इन गमों से उभरे भी नहीं थे माँ बेटा कि आलोक को कैंसर जैसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और वो बीमार रहने लगा। उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। विमला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। और सलोनी, वो भी पति की बीमारी से निराश हो गई थी। सलोनी अपनी बच्ची की देखरेख तो सही से कर नहीं पाती थी, और ऐसे में पति की इतनी बड़ी बीमारी का दुख, ऊपर से आलोक के इलाज के लिए लाखों रुपए का खर्च बताया था डॉक्टर ने, वो कैसे पूरा किया जाए, इसी बात की चिंता करती रहती दोनों सास बहू। आलोक की बीमारी के कारण सलोनी की भी अक्ल ठिकाने लग गई थी और उसने फैसला किया कि वो नौकरी फिर से ज्वाइन करेगी। मगर विमला जी बोली, सलोनी, तुम्हारे नौकरी ज्वाइन करने से सिर्फ घर खर्च निकलेगा। आलोक के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर मुन्नी भी तो तुम्हारे बिना कहाँ रहती है। सलोनी को भी सास की बात सही लगी, मगर अब क्या कर सकते थे। विमला जी और सलोनी ने मिलकर घर पर ही अचार पापड़ बनाने का काम चालू कर दिया, जो विमला जी पहले भी किया करती थी, ताकि सलोनी को भी बच्ची को छोड़कर नौकरी पर ना जाना पड़े। सास बहू मिलकर घर का काम, राशन पानी का इंतजाम और आलोक का ध्यान रखना सब कुछ एक साथ कर लेते थे। आलोक भी बहुत चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि अब वो अपने घर परिवार में कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। आज जब पापड़ बनाते वक्त विमला जी को इतनी उल्टियां और चक्कर आने लगे, तब सलोनी को पता चला कि उसकी सास प्रेग्नेंट है। और आज वो इसी बात पर विमला जी पर इतना चिल्लाकर चली गई थी। विमला जी अतीत से वर्तमान में लौटी और सलोनी के कमरे में जाकर बोली, बहू, मैं पहले जिस अस्पताल में काम करती थी, वहां प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, या वो लेडीज आती हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है। मैं थोड़े दिन पहले उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर से आलोक के इलाज के लिए पैसे मांगने गई थी, क्योंकि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और मैं अभी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक कपल परिवार सरोगसी से बच्चा चाहता है। अगर तुम उन्हें सरोगसी द्वारा बच्चा करके दोगी तो वो लोग तुम्हें इसके बदले में 4 लाख रुपए देने को तैयार हैं। मैंने डॉक्टर साहब से तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है। आज जैसे ही मैं ये खबर डॉक्टर साहब को दूंगी, हमें 4 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं 9 महीने के लिए उन दंपति के बंगले में जाकर रहूंगी। तुम यहाँ लोगों से कह देना कि मैं थोड़े महीनों के लिए अपनी बहन के यहाँ रहने चली गई हूँ। इतना बोलते बोलते विमला जी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सासू माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सलोनी की आंखें भर आई थी।
वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में ना जाने कितना गलत गलत सोच लिया। एक तरफ आपको ग्लानि भाव हो रहा है और एक तरफ आपको अपने बेटे की जान भी बचानी है। आपने इतना बड़ा त्याग दिया है हमारे लिए और मैंने ना जाने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। विमला जी भी रोने लगी और बोली, बहू, ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। अब यही रास्ता हमारी परेशानियों से उभरने में मदद करेगा। तुम आलोक को सारी सच्चाई बता देना और अब कुछ महीने तुम्हें आलोक को अकेले ही संभालना पड़ेगा। सलोनी ने भरी आंखों से सहमति जताई और लगभग एक सप्ताह बाद विमला जी उन दंपति के घर रहने चली गई। आस पड़ोस के लोगों को बताया गया कि वे अपनी बहन के घर रहने गई हुई है। सलोनी हर सप्ताह अपनी सास से मिलने उस बंगले पर जाती थी और उनका हालचाल लेकर आती। यहाँ आलोक की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो आया था और वो ऑफिस ना जाने के कारण घर से काम करने लगा था। आलोक अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हो चुका था, जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और जान को जन्म देने का फैसला किया था। 9 महीने बाद विमला जी ने एक बेटे को जन्म दिया और वो दंपति खुश हो गए। अच्छा इलाज मिलने से आलोक भी स्वस्थ हो चुका था और वो फिर से काम पर जाने लगा था। दुख के दिन अब गुजर चुके थे। सलोनी भी सुधर चुकी थी और अब वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, जिन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। साथ साथ उसे अपने पति की अहमियत भी पता चल चुकी थी। दोस्तों, जो सच आंखों से देखा जाता है जरूरी नहीं कि वही हमेशा सच होता है। कुछ सच राज तले दबे होते हैं, इसलिए किसी को भी तुरंत जज ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सामने वाला किन हालातों से गुजर रहा होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।